राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे और एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो किसी खास पहचान का मोहताज नहीं और ना उसके इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत है। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसने 1990 से 2010 के बीच में स्वदेशी आंदोलन की एक अलग ही अलग जलाई। उन्होंने स्वदेशी प्रोडक्टों को इतना बढ़ावा दिया और बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े लोगों से उन्होंने पंगे लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिनका जन्म 30 नवंबर को हुआ और मृत्यु भी 30 नवंबर को हुई। ऐसा शख्स जिसने अपने भाषणों में ना पेप्सी को छोड़ा, ना कोको कोला, और ना ही उन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियों को छोड़ा जो खेती में फर्टिलाइजर्स यूज कर रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिनकी मृत्यु आज तक एक पहेली बनी हुई है, और पहेली रहे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद ना ही उनका पोस्टमार्टम किया गया और ना ही कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिससे कि उनकी मृत्यु का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम राजीव दीक्षित जी की। दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूं आपका सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में 30 नवंबर 1967 को एक बच्चा जन्म लेता है। शुरू से पढ़ने में होशियार, इंटेलिजेंट और ऐसा लड़का जिसका बचपन में 800 रुपए का खर्चा उस टाइम पर मैगजीन और अखबार का पढ़ने का था। दोस्तों, बीटेक की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद के ही एक कॉलेज से की और बताते हैं कि आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया और एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च भी की। हालांकि एक आरटीआई में ये बताया जाता है कि किसी राजीव दीक्षित के नाम के व्यक्ति ने कभी आईआईटी कानपुर से एमटेक नहीं की। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी एक ऐसे शख्स जिन्होंने बड़े बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों से पंगे लिए। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों के विरोध में थे वो, और करीब करीब 5000 कंपनियों का उन्होंने डाटा जुटाया, जिसके लिए वो बोलते थे कि हमारे देश का पैसा लेकर वो अपने देश ले जा रही हैं और हमारे भारत के लोगों की जान को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने ना ममता बनर्जी को छोड़ा और ना ही अमिताभ बच्चन को। अपने भाषणों में वो जिक्र करते हैं कि अमिताभ बच्चन इसलिए पेप्सी का ऐड नहीं करते क्योंकि उनकी एक आंत पेप्सी पीने से खराब हो गई है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी पर भी खुलकर विचार रखे कि वो बीफ खाती हैं, और ये उस टाइम पर अटल बिहारी जी की सरकार में एक बड़ा मुद्दा भी बना। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव के साथ स्वदेशी आंदोलन चलाया और एक ट्रस्ट के वो अपनी मृत्यु तक सचिव भी रहे। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी अपने भारत देश के कानून के विरोध में थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं और हम इन कानूनों के सहारे अब भी अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे हैं। उन्होंने गाय पर भी आंदोलन चलाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा 2005 में गौ हत्या को रोकने के लिए केस भी जीता, जहां पर कसाईयों के पक्ष में बड़े बड़े वकील थे। उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और उस केस को वो जीते। दोस्तों, हमारे देश में 1984 में एक बहुत भयानक त्रासदी भी हुई
आप सभी जानते भी होंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। उसके खिलाफ उन्होंने अलग ही मोर्चा उठाया। उन्होंने कहा कि जो ये त्रासदी की है ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है, और इसी के विरोध में उन्होंने एक जो वो कंपनी थी भोपाल त्रासदी में यूनियन कार्बाइड, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। दोस्तों, इसी प्रकार राजीव दीक्षित जी ने लोगों को प्रेरित किया स्वदेशी के लिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भारत देश की गाय, जो देसी गाय है, उसको पालने में बढ़ावा देना चाहिए, ना कि विदेशी नस्ल की गायों को। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि आप खेती में फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, क्योंकि ये हमें मौत परोस रहे हैं। शायद कुछ कारण ये भी रहे जिसके लिए उनकी बहुत सारी दुश्मनी हुई। दोस्तों, इसी प्रकार 1995-96 टिहरी बांध बनने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और उसमें पुलिस लाठीचार्ज में चोटें भी खाई। राजस्थान में एक शराब बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, क्योंकि वो वहां के पानी से शराब बना रहे थे, और आंदोलन करके उस कंपनी को भगाया भी। 1991 में भारत में चले ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन में राजीव भाई ने स्वदेशी उद्योगों की कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें स्वदेशी व्यापार के बारे में बताया, और घंटों घंटों तक इस पर उन्होंने भाषण दिए। दोस्तों, 1994 में WTO में हुए समझौते का उन्होंने विरोध भी किया। वो खुलकर यही बोलते थे कि वर्ल्ड बैंक जैसी कंपनियां अमेरिका की पिट्ठू हैं, UNO, IMF, ये सब अमेरिका के गुलाम हैं। दोस्तों, 5000 कंपनियों की राजीव दीक्षित जी ने लिस्ट बनाई, जिसका वो खुलकर विरोध करते थे और कहते थे कि ये कंपनियां हमारे भारत देश को लूट रही हैं। दोस्तों, कहते हैं राजीव दीक्षित जी एक डीप रिसर्च काले धन रखने वालों पर भी कर रहे थे, और उनकी मृत्यु के समय इसी वजह से उनका लैपटॉप और कुछ सामान गायब मिला। हालांकि इस बात के कुछ पुख्ता सबूत है नहीं, बस कुछ रिपोर्टों में कहा जाता है। उन्होंने अपने भाषणों में अलग अलग व्याख्यान किए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाह रहे थे, और उनका पूरा जोर बिना फर्टिलाइजर की खेती पर था। दोस्तों, ये थे राजीव दीक्षित जी द्वारा किए गए कुछ आंदोलन। अब बात उनकी रहस्यमयी मृत्यु पर आती है, जिसको हॉस्पिटल ने मैसिव हार्ट फेलियर करार दिया, परंतु उनके समर्थकों द्वारा पोस्टमार्टम की डिमांड करने के बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और न ही कोई जांच की गई। दोस्तों, उड़ीसा के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ पर पहले से तय अपने प्रोग्रामों में जाना था, और वो अपने प्रोग्रामों में चले जाते हैं। अचानक 27 नवंबर 2010 को जंजगीर जिला, वहां पर उन्होंने 2 जनसभाएं की। ना उनके चेहरे पर कोई सिकन थी और ना कोई बीमारी, परंतु अचानक 29 नवंबर को उनकी तबीयत खराब होती है। गाड़ी में वो एक आचार्य के साथ जा रहे थे और पसीना पसीना हो जाते हैं। जब आचार्य जी उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है, शायद मैं वॉशरूम जाऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊंगा। अब वो पास में ही उनका एक आश्रम होता है, वहां पर जाते हैं, परंतु जब राजीव दीक्षित जी वॉशरूम जाते हैं तो वहीं बेहोश हो जाते हैं। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, परंतु उनकी एक जिद कि उन्हें होम्योपैथी इलाज ही चाहिए था। एलोपैथी से वो इलाज करवाना नहीं चाहते थे। होम्योपैथी से उनके इलाज में कोई सुधार आया नहीं, ना उनकी तबीयत सुधरी। अब उनको 5 डॉक्टरों की टीम ने ICU में एडमिट किया, और अपोलो हॉस्पिटल में
30 नवंबर की रात को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके समर्थक बताते हैं कि मृत्यु के समय उनका शरीर नीला और काला पड़ चुका था, जैसा कि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के केस में भी देखने को मिला था। ताशकंद में ताशकंद और लाल बहादुर शास्त्री की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सवाल, आज 16 साल हो गए, फिर भी यही जिंदा है कि उनका पोस्टमार्टम समर्थकों द्वारा डिमांड करने के बाद भी करवाया क्यों नहीं गया। उनकी फैमिली ने भी केस को आगे बढ़ाने में कोई रुचि दिखाई नहीं और उनकी मृत्यु को हार्ट फेलियर मान के केस बंद कर दिए गए। 30 नवंबर को जब उनकी पतंजलि योगपीठ में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया तो कुछ समर्थक बताते हैं कि उनके नाक और मुंह से कुछ टपक रहा था और 1 दिसंबर 2010 को उनका हरिद्वार के कनखल में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंत इस कहानी का यही हुआ कि पोस्टमार्टम ना होने के कारण ये कहानी आज तक रहस्य बनी रह गई है। शायद अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो ये कहानी आज एक रहस्य नहीं होती। दोस्तों, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। हालांकि बाबा रामदेव द्वारा उनके द्वारा चलाए गए एक आंदोलन को उनकी मृत्यु के बाद स्थगित कर दिया गया और शायद अगर राजीव दीक्षित जी जिंदा होते तो शायद बाबा रामदेव जी के साथ मिलकर स्वदेशी प्रोडक्ट्स का एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया होता। 230 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी की मृत्यु अस्पताल द्वारा हार्ट फेलियर सिद्ध कर दी जाती है और अस्पताल में कुछ दवाएं और इलाज से वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार उनको गंभीर दौरा पड़ा और वो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। दोस्तों, अगर आपको राजीव दीक्षित जी के बारे में और कुछ पता है तो कृपया करके कमेंट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए राम राम जी।